फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो चैप्टर 1 का पार्ट 2 है उसको ज़रा देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम धीरे धीरे क्लास 8 क्लास 7 सबका अपलोड करेंगे। जो बाकी रह गया था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री भारत आए। आपको पता है यहाँ पे हिमालय है, आपको पता है ये वाला जो पार्ट है हिमालय है। हिमालय पूरा ऐसे भारत के जो उत्तरी भाग उस पर फैला हुआ है। तो दर्रे क्या होते हैं? हिमालय जो पर्वत होते हैं, पर्वत को या तो काट कर या फिर वो प्राकृतिक रूप से कुछ दर्रे होते हैं, मतलब कि रास्ता होता है जहाँ से आवागमन की सुविधा हो सकती है। तो उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री भारत आए। अब यहाँ पे जैसे अफगानिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान, बहुत सारा यहाँ पे दर्रे हैं, बोलन दर्रा, खैबर दर्रा, तो उससे बहुत सारे जो विदेशी हैं वो भारत आए। अब भारत आज के इस रूप में नहीं था, पहले पाकिस्तान को भी भारत में ही माना जाता था। और यहाँ पे जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है, उस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी अलग नहीं हुआ था। तो भारत का जो ये रूप था ये काफ़ी बृहद था, है ना। तो उत्तरी पर्वतों के दर्रे से अनेक यात्री भारत आए। भारत यानी उस समय पाकिस्तान में भी आए होंगे और अफगानिस्तान का भी कुछ पार्ट होगा। अब ये इससे क्यों आए? क्योंकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था, यानी पता ही नहीं था कि अब समुद्री मार्ग की बात करें, ये पूरा विश्व का मैप है, ये सारे समुद्र आपको पता है, यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे हिंद महासागर है, तो ये रास्ता नहीं पता था। अब समुद्र में दूर दूर तक तो कुछ दिखाई देता नहीं है, समझ में नहीं आता था कि मतलब जिधर देखो बस सुनसान दिखाई देगा, कुछ ना भूमि दिखाई देगी, ना रास्ता क्लियर होगा। तो समुद्री मार्ग शुरू शुरू में क्लियर नहीं थे। इस कारण से बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया में पर्वत के माध्यम से, जो दर्रे थे उसके माध्यम से आए। ठीक है, और जब रास्ता जब क्लियर हुआ, मतलब ये जो महासागर का जो रास्ता है वो जब पता चला, साथ ही जब इवन दर्रों के माध्यम से भी, जो यहाँ पे दर्रे हैं, पास जिसे कहते हैं, है ना, तो जब लोग, क्या हुआ, आजकल के इतना कम्युनिकेशन का साधन बहुत आसान नहीं था, लेकिन आते जाते थे लोग। तो जब आते जाते थे, जैसे यूरोपियाई, मतलब यहाँ के लोग आएंगे, कुछ यहाँ के लोग इधर आते थे, अरब के लोग भारत आते थे, तो उसमें अब जब आएंगे तो उनके पास कुछ ऐसा होगा जो हमारे पास नहीं होगा। उनके पास कुछ ऐसे सांस्कृतिक गतिविधियाँ होंगी, कुछ उन्हें जानकारी ऐसी होगी, कुछ ऐसे उन्होंने पौधे देखे होंगे जो शायद हो सकता है भारतीय भूभाग पे नहीं पाया जाता हो, और हमारे पास बहुत सारा ऐसा चीज़ होगा जो उन्होंने पहली बार देखा होगा। तो ऐसे ही अब इसमें क्या क्या हमने दिया और क्या क्या हमारे पास आया, इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे जो मान लीजिए यूरोपीय आए या फिर अरब के लोग आए, तो जब आए तो आपको पता है भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली क्यों? क्योंकि भारत में जो है दशमलव प्रणाली की जो खोज हुई थी वो भारत में की गई थी। ठीक है, हम लोग भारत के मैथमेटिक्स, आपको पता है कि भारतीय लोग मैथ में काफ़ी अच्छे होते हैं। तो भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली जो है वो विश्व के अन्य भागों में गए। उपनिषद के विचार, उपनिषद क्या है? जैसे हम लोग जानते हैं रामायण होता है, महाभारत होता है, उसी प्रकार उपनिषद भी लिखा गया है। उसके जो विचार हैं उसमें बहुत सारे थॉट्स हैं, वो भी पूरे विश्व में गए, है ना। रामायण आपको पता है, हिंदू धर्म में रामायण जो है एक ग्रंथ माना जाता है। पंचतंत्र की कहानियाँ, ये पंचतंत्र की क्या है, ये विष्णुगुप्त द्वारा लिखी गई थी गुप्त काल में। अगर इतिहास पढ़ेंगे, अगर प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे उसमें देख सकते हैं। तो पंचतंत्र की जो कहानियाँ थी वो भी भारत से अलग अलग मतलब अलग अलग देशों में ये सारी चीज़ें गई। मसाले, आपको पता है भारत में जो ये केरल वाला पार्ट है, ये वाला यहाँ पे आंध्र प्रदेश वाला जो पार्ट है, ये मसाले यहाँ पे बहुत अच्छे किस्म के पाए जाते हैं, है ना। और यूरोप में पड़ती है ठंडी, तो उन्हें क्या था कि मसाले जहाँ ठंडी पड़ती है वहाँ पे मसालों का डिमांड ज़्यादा होगा, क्योंकि मसाले गर्म होते हैं। तो यहाँ से मसाले जो हैं पूरे विश्व में गए। मलमल आदि के कपड़े, आपको पता ही है, जो बांग्लादेश वाला पार्ट है, यहाँ पे मलमल के कपड़े बहुत अच्छे किस्म के पाए जाते थे। पश्चिम बंगाल वाले पार्ट में भी, तो यहाँ से भी गए। अब विश्व में जब हमारे यहाँ से बहुत कुछ गया, तो उधर से विश्व के लोगों ने भी जो कुछ हमें दिया उसमें क्या क्या आवश्यक है, मतलब जो इम्पोर्टेंट है उसे देखते हैं।
यूनानी स्थापत्य कला, इसका क्या मतलब है? यूनानी स्थापत्य कला का मतलब है कि जहाँ ये जो तुर्की, यहाँ पे तुर्की है, तुर्की के जस्ट पश्चिम में कह सकते हैं कि जो भाग है ग्रीस है, उसे यूनान कहते हैं। स्थापत्य कला का मतलब उनके जो भवन निर्माण, जैसे वो घर बनाते थे, जैसे उनका पूजा दरगाह, या फिर उनके जो मतलब इमारत बनाने की जो शैली है उसे स्थापत्य कला कहते हैं। ठीक है, मतलब केवल उनके नहीं, किसी की भी इमारत बनाने की शैली को स्थापत्य कला कहते हैं। तो यूनानी लोग जो कि यहाँ पे तुर्की के पश्चिम में हैं, वो लोग आए हमारे यहाँ, तो उनके स्थापत्य कला में से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। पश्चिमी एशिया, एशिया आपको पता है ये वाला पार्ट है, एशिया का ये वाला पार्ट पश्चिमी एशिया की वास्तुकला। मीनार, मीनार का मतलब पता है? जैसे कुतुब मीनार आप जानते हैं, जैसे मीनार है यहाँ पे बना हुआ है और उसके चारों तरफ ऐसे जो मतलब पिलर जैसा कुछ ऐसे बनाया गया, तो इसे मीनार का नाम दिया गया। ठीक है, तो वो भी हम लोगों ने कहाँ से सीखा? मतलब यूनानी स्थापत्य कला कहिए या पश्चिमी एशिया से कहिए, वहाँ से सीखा। गुम्बद आपको पता है, जैसे ताजमहल है ना, तो ताजमहल पे आपने देखा ऐसे गुम्बदाकार आकृति है, तो ये जो है ये भी हमने कहाँ से सीखा था? ये पश्चिमी एशिया से सीखा था। उसका प्रभाव हमारे देश पे आज भी पाया जाता है, और आज भी हम लोग जो मंदिर वगैरह बनाते हैं देखिएगा, या फिर इवन बहुत सारे मतलब कलाकृतियों में इसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। और ये मुझे लगता है चूँकि अब हम भी इसके पार्ट बन गए हैं, तो वो जब तक ये देश है तब तक इस प्रकार से ही रहेगा। भारत के पड़ोसी देशों की बात कर ले, आपको पता है यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ चाइना है, यहाँ म्यांमार है ना, उसके बाद यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे श्रीलंका है। तो थोड़ा सा हम इसको, यहाँ पे नेपाल है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि जैसे पाकिस्तान जो भारत के पड़ोसी देश हैं, उससे जो बॉर्डर लगने वाला जो राज्य है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ आपको पता है गुजरात है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ गुजरात है, तो गुजरात, यहाँ राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ऐसे बॉर्डर जो है ये पाकिस्तान से लगता है। चाइना की अगर हम बात करें ओवरऑल, तो जम्मू कश्मीर ये वाला पार्ट, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है, उत्तराखंड, यहाँ पे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये सारे जो पार्ट्स हैं ये चाइना से लगते हैं। यहाँ पे नेपाल की भी बात कर लेंगे, आपको पता है यूपी है, यहाँ पे बिहार है, और यहाँ उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है, ये सब की जो बॉर्डर है वो नेपाल से लगता है। म्यांमार की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे, म्यांमार आप ये वाला कंट्री यहाँ पे है। प्लीज़ आप वर्ल्ड मैप का जो लोकेशन है ज़रूर ध्यान से रखिएगा, तभी आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। यहाँ पे ये जो ये वाला पार्ट है ये म्यांमार यहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा इससे लगती है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे। फिर नागालैंड की सीमा इससे लगती है ना, मणिपुर की सीमा लगती है यहाँ पे, और मिजोरम की भी सीमा, मणिपुर मिजोरम की सीमा यहाँ से म्यांमार से लगती है। ठीक है, अब हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में त्रिपुरा, असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है। बांग्लादेश हो गया है ना, यहाँ पे त्रिपुरा है, यहाँ पे मेघालय है, इसके नीचे थोड़ा सा असम वाला पार्ट है, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो इसकी जो सीमा है, बांग्लादेश की जो सीमा है ये इन राज्यों से होके लगती है। थोड़ा सा उसमें फैक्चुअल डेटा है कुछ, आप देख लीजिए, जिसमें पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत में, तो वो राजस्थान होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब एरिया वाइज। ठीक है, सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? गोवा होगा। राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्र के तट को स्पर्श नहीं करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि वैसे राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूसरे देशों की सीमा, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, इवन ये नेपाल, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, ये सब की सीमा नहीं स्पर्श करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो ऐसे और प्लस समुद्री तट को भी स्पर्श नहीं करते। समुद्री तट मतलब ये जितना समुद्र से लगा हुआ तट है उसको भी नहीं छूते हैं। तो वैसे राज्यों की संख्या कैसे है? तेलंगाना है, आपको पता है तेलंगाना का लोकेशन यहाँ बीच में पड़ता है। एमपी है, मध्य प्रदेश का भी लोकेशन यहाँ पड़ता है। छत्तीसगढ़ है, एमपी को काट के ही छत्तीसगढ़ बनाया गया था, तो वो भी उसकी सीमा ना तो किसी समुद्र के तट के किनारे है और ना ही किसी देश से लगती है। झारखंड आपको पता है, बिहार को काट के झारखंड बनाया गया था। हरियाणा और पंजाब का गठन 1966 में हुआ था, ये भी यहाँ पे है।
तो पंजाब का बॉर्डर तो लगता है पाकिस्तान से, लेकिन हरियाणा इधर वाला पार्ट है तो वो देश के अंदर है, ना तो वो सीमा पे है ना ही समुद्री तट के नज़दीक है। ठीक है, तो आज जो है क्लास 9th का चैप्टर 1 लगभग कंप्लीट हो गया है। कृपया आप इसे कहीं नोट कर लेंगे, ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका एक ज़रूर नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, बार बार देखिएगा, आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो है उससे आपको फ़ायदा पहुंच रहा है, समझने में आसानी हो रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।